मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा बीए सेकेंड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों को गुणक के बारे में बताऊंगा। गुणक की प्रक्रिया को एक सूत्र के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है: डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई 1 + c + c² + c³ + एंड सो ऑन cn अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पर इक्वेशन में डेल्टा वाई चेंज इन इनकम को बताता है, डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट को बताता है, और सी जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या जिसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं उसे व्यक्त करता है। उपरोक्त सूत्र को हम इस प्रकार लिख सकते हैं: डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई 1/1 - सी। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये फॉर्मूला जो है इसमें इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू जो है 1/1 - सी कैसे मिली, इसके लिए हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं 1 + c + c² + c³ + cn आगे चलती जाएगी इक्वेशन, एक जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को बताती है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम है वो इस सूत्र द्वारा दिया जाता है a/1 - r। यहाँ पर a प्रथम पद और r सार्वनुपात है। इस तरह उपरोक्त जीपी का जोड़ होगा 1/1 - सी। अतः डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई 1/1 - सी। यदि माना जाए डेल्टा आई इज इक्वल टू 100 करोड़ रुपए है, कहने का मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर 100 करोड़ की वृद्धि की जाए और अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को अज्यूम कर लिया जाए कि ये 1/2 के बराबर है, तो डेल्टा वाई कितना होगा? डेल्टा वाई बराबर होगा 100 + 100 × 1/2 + 100 × 1/2 का स्क्वायर + 100 × 1/2 का क्यूब + एंड सो ऑन। तो जैसा कि हमने फार्मूले में बताया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 100 × 1/1 - सी। यहाँ पर सी हमने 1/2 लिया है, तो डेल्टा वाई बराबर होगा 100 × 1/1/2। इसको रिवर्स करने पर ये 2 हो जाएगा, अर्थात डेल्टा वाई इज इक्वल टू 100 × 2 विच इज इक्वल टू, अतः डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा 100 × 2 अर्थात 200। इस प्रकार 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश एमपीसी इज इक्वल टू 1/2 होने पर कुल 200 करोड़ रुपए की आय उत्पन्न करता है। ये मल्टीप्लायर का कंसेप्ट हो गया। तो इस उदाहरण में हमने देखा के अर्थात मल्टीप्लायर बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई विच इज इक्वल टू 200/100 बराबर 2। अतः मल्टीप्लायर का मान हमने यहाँ पर 2 कैलकुलेट किया। अभी तक हमने देखा कि गुणक की प्रक्रिया का स्वभाव आगे की ओर बढ़ने का होता है, अर्थात निवेश बढ़ने पर आय में कई गुना अधिक वृद्धि हो जाती है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि गुणक जो है विपरीत दिशा रिवर्स डायरेक्शन में भी कार्य कर सकता है। यदि निवेश कम कर दिया जाए तो गुणक पीछे की ओर कार्य करने लगेगा। निवेश में प्रारंभिक कमी के परिणाम स्वरूप आय तथा उपभोग में कमी आएगी। जब रिवर्स डायरेक्शन में मल्टीप्लायर काम करेगा तो आय तथा उपभोग में कमी आएगी, और यह कमी आय तथा उपभोग में और अधिक कमी लाएगी, और अंत में आय तथा उपभोग में होने वाली कमी निवेश की प्रारंभिक कमी का कई गुना हो जाएगी। तो स्पष्ट है कि गुणक का आकार निवेश में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करता है, और निवेश का संबंध सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी से होता है। एमपीसी ऊंची होने पर गुणक भी ऊंचा होगा। कहने का मतलब है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर किसी नेशन का ज़्यादा है तो उस केस में, जैसा कि हमने बताया है, एमपीसी ऊंची होने पर गुणक भी ऊंचा होगा, और एमपीसी नीची होने पर गुणक भी नीचा होता है। चूंकि एमपीसी का आकार इकाई से कम होता है, इसलिए गुणक के परिवर्तन की सीमा भी अपने आप निर्धारित हो जाती है। तो ये हमने जो है गुणक के कंसेप्ट के बारे में देखा था। अब मैं आगे जो है नया टॉपिक लेता हूँ जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज के सिद्धांत। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हमें ब्याज के बारे में बेसिक एलिमेंट्री जानकारी रखनी पड़ेगी।
ब्याज की विभिन्न परिभाषाओं में इस बात को स्वीकार किया गया है कि ब्याज मौद्रिक पूंजी के उपयोग का भुगतान है। इस प्रकार के भुगतान को नेट इंटरेस्ट या शुद्ध ब्याज कहा जाता है। यह कुल ब्याज अर्थात ग्रॉस इंटरेस्ट का एक अंश होता है, क्योंकि इसमें शुद्ध ब्याज नेट इंटरेस्ट के अतिरिक्त जोखिम के लिए भुगतान, असुविधा का भुगतान तथा प्रबंधन का पारिश्रमिक भी सम्मिलित किया जाता है। ब्याज निर्धारण के सिद्धांतों का संबंध जो है वो शुद्ध ब्याज अर्थात नेट इंटरेस्ट से है, न कि कुल ब्याज या ग्रॉस इंटरेस्ट से है। ठीक है, ब्याज निर्धारण के सिद्धांतों का संबंध जो है वो नेट इंटरेस्ट से है। ब्याज के सिद्धांतों में से 4 सिद्धांत मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं। पहला, ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत। दूसरा, ब्याज का ऋण योग्य कोष सिद्धांत अथवा जिसे नव प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहते हैं। तीसरा, केन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत। और चौथा, ब्याज का आधुनिक सिद्धांत। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप चारों सिद्धांतों को देखते हैं। पहला सिद्धांत जो है वो है ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत, या जिसे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ब्याज के निर्धारण से संबंधित मार्शल, पीगू, कैसल्स, वालरस, टॉसिक तथा नाइट जैसे अर्थशास्त्री हैं, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं, और इन अर्थशास्त्रियों के विचार ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। यह सिद्धांत ब्याज के निर्धारण में मौद्रिक कारणों को महत्व नहीं देता है, बल्कि उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी तथा मितव्ययता अर्थात थ्रिफ्ट जैसे वास्तविक तत्वों को महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए इस सिद्धांत को ब्याज का वास्तविक सिद्धांत या रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। जैसा हम जानते हैं 2 सेक्टर होते हैं, रियल सेक्टर और मॉनेटरी सेक्टर। तो ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं ये रियल सेक्टर को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो इसलिए ये रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज बचत करने, प्रतीक्षा करने अथवा वर्तमान उपभोग को भविष्य के लिए टालने का प्रतिफल है। यह बात ध्यान में रखते हुए ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत को समय अधिमान उत्पादकता सिद्धांत या टाइम प्रेफरेंस प्रोडक्टिविटी थ्योरी भी कहा दिया जाता है। ब्याज एक कीमत है जिसका निर्धारण विनियोग के लिए बचतों की मांग तथा बचतों की पूर्ति पर निर्भर करता है। इसलिए इस सिद्धांत को बचत विनियोग सिद्धांत, सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। दूसरा इसका नाम जो है सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्योरी भी है। हम जानते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ब्याज दर का निर्धारण विनियोग मांग अनुसूची, इन्वेस्टमेंट डिमांड स्केड्यूल तथा सेविंग स्केड्यूल के प्रतिच्छेदन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर होता है। प्रतिष्ठित सिद्धांत यह बताता है कि ब्याज दर के माध्यम से ही विनियोग तथा बचत में संतुलन स्थापित होता है। क्या कहा है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ब्याज दर के माध्यम से ही इन्वेस्टमेंट तथा सेविंग में संतुलन स्थापित होता है। एक तरफ जो है वो सेवर्स हैं, एक तरफ इन्वेस्टर्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि ब्याज दर के माध्यम से इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित होगा। पूंजी की मांग से अभिप्राय बचतों की मांग से है। चूंकि पूंजी की मांग विनियोग के लिए की जाती है, इसलिए पूंजी अथवा बचतों की मांग विनियोग की मांग भी कही जाती है। पूंजी की मांग इसलिए की जाती है कि पूंजी पदार्थों में उत्पादकता का गुण होता है। दूसरी बात यह है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या ह्रासमान प्रतिफल नियम के अंतर्गत पूंजी की अधिक इकाइयों के प्रयोग का परिणाम यह होता है कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता गिरती जाती है। इसलिए एक उत्पादक पूंजी का उपयोग उस बिंदु तक करेगा जहां पूंजी की सीमांत उपयोगिता ब्याज की बाजार दर के बराबर होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक जो उत्पादक है वो पूंजी का उपयोग उस बिंदु तक ही करेगा जहां पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की बाजार दर के बराबर होगी। यदि ब्याज की बाजार दर ऊंची होती है, ब्याज की अगर बाजार दर ऊंची है तो पूंजी की मांग में कमी होती है। ब्याज की अगर बाजार दर ऊंची है तो पूंजी की मांग में कमी होती है, और ब्याज दर अगर कम होती है तो पूंजी की मांग में वृद्धि है। हमें पता ही है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने पर पूंजी की मांग में जो है वो वृद्धि होती है। पूंजी की मांग में कमी अथवा वृद्धि के द्वारा उत्पादक पूंजी की सीमांत उत्पादकता को ब्याज दर के साथ समायोजित करता है। पूंजी की मांग तथा ब्याज दर में विपरीत संबंध होने के कारण
पूंजी का मांग वक्र दाईं और नीचे गिरता हुआ होता है। रेखा चित्र में आई आई वक्र उसी प्रकार का होता है। ये हमने डायग्राम में बताया है आई आई वक्र। ये इसी तरह का नीचे का डाउनवर्ड स्लोपिंग है। पूंजी की पूर्ति बचत अनुसूची पर निर्भर करती है और पूंजी की पूर्ति जो है वो बचत अनुसूची सेविंग स्केड्यूल पर निर्भर करती है। बचतें त्याग या प्रतीक्षा का परिणाम होती है। लोगों के त्याग तथा प्रतीक्षा को का पुरस्कार ब्याज के रूप में दिया जाता है। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर इतनी ऊंची होनी चाहिए कि वह सीमांत बचतकर्ता को बचत करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ब्याज दर इतनी ऊंची होनी चाहिए कि वो मार्जिनल जो सेवर्स है उसको बचत करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। साधारणतः ब्याज दर ऊंची होने पर बचत अधिक होती है और ब्याज दर कम होने पर बचतें भी कम हो जाती है। ब्याज दर तथा बचतों में सीधा संबंध होने के कारण पूंजी की पूर्ति वक्र दाईं और ऊपर उठा होता है, जैसा कि रेखा चित्र में एस एस रेखा को देखने से ज्ञात होता है। यह आप चित्र में देखिए, एस एस रेखा जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पूंजी की कुल मांग अर्थात विनियोग की मांग उसकी कुल पूर्ति अर्थात बचतों की पूर्ति के बराबर होती है। इस बिंदु पर मांग तथा पूर्ति के वक्र एक दूसरे को काटते हैं। रेखा चित्र में पूंजी की मांग आई आई तथा पूर्ति एस एस पी बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। अब चित्र में देख लीजिए आप, ये एस एस ये आई आई है और ये एस एस है, ये एक दूसरे को पी बिंदु पर काटते हैं। इस बिंदु पर मांग और पूर्ति में समानता है और ब्याज की दर OR है जो संतुलित ब्याज दर है। यदि ब्याज दर OR से अधिक हो जाती है तो बचत की पूर्ति उसकी मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बचत करने वालों में प्रतियोगिता होगी और ब्याज दर पुनः OR के बराबर हो जाएगी। ये हमने इस चित्र में इस बात को समझाया है कि अगर किसी केस में सिनारियो ऐसा हो जाता है जिसमें बचतें जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट जो है कम है, तो ये गैप है, तो इसके कारण टेंडेंसी होगी वापस नीचे की तरफ जाने की। इस प्रकार इसके विपरीत ब्याज दर OR से नीचे होने पर बचत अथवा पूंजी की मांग करने वालों की परस्पर प्रतियोगिता के कारण ब्याज दर पुनः OR आ जाएगी। इस प्रकार ब्याज की दर वह बैलेंसिंग फैक्टर है, संतुलनकर्ता तत्व है जो बचत की मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखता है। बचत और विनियोग में असमानता ब्याज दर के परिवर्तनों द्वारा समाप्त हो जाती है। तो हमने देखा कि प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है मौद्रिक तत्वों की अवहेलना करता है। मुद्रा को केवल विनिमय माध्यम माना गया है, जबकि यह मूल्य संचय भी है। कहने का मतलब है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हैं मुद्रा को, जबकि ये स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। मूल्य संचय को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। मांग पक्ष की ओर से निष्क्रिय मुद्रा शेषों की मांग ब्याज दर के निर्धारण को प्रभावित करती है। तो यहीं पर हम इसको ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को।